हाई मार्शल आर्ट्स आई अवेकन लोटिया मार्शल सिस्टम। अध्याय 46, अध्याय 45, तारामंडल का परिष्करण। इसके बाद के समय में जियांग ये दो बिंदुओं के बीच रहने की अपनी दिनचर्या में वापस लौट आया। हालांकि उनकी कक्षा मूल कक्षा 9 से बदलकर महत्वपूर्ण कक्षा 1 हो गई। रात में उसने मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया। दूसरी परत की दर्दनाक परीक्षा से गुजरना। बेशक जियांग ये में कोई असामान्य गुण जागृत नहीं हुए। उसने ऐसा केवल दर्द सहने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया। अलावा वह प्रथम परत के मायावी क्षेत्र में भी स्वयं को मुक्त कर सकता था। दूसरी परत की परीक्षा के बाद हर बार जियांग ये खुद को तसल्ली देने के लिए पहली परत पर लौट आता था। बार बार तोड़ने और फिर से स्थापित करने के चक्रों के माध्यम से उनकी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति न केवल मजबूत हुई बल्कि वे दर्द के प्रति भी असंवेदनशील होने लगे। और इसी तरह दिन प्रतिदिन समय तेजी से बीतता हुआ जनवरी के अंत तक पहुंच गया। घर पर जियांग ये जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने उपशीर्षकों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, पूर्णता 8 गड़गड़ाहट की आवाजें, मामूली सफलता 5%। स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक, प्रवेश 1%। अंत में कल होने वाले स्टार स्काई रिफाइनमेंट से ठीक पहले एडवांसमेंट टेक्निक के एंट्री रैंक को पार करने का यह बिल्कुल सही समय है। जियांग ये ने गहरी सांस ली। दरअसल वह पहले थोड़ा आशंकित था। अपनी उच्च स्तरीय शारीरिक क्षमता पर भरोसा करते हुए उन्होंने साहसपूर्वक उच्च स्तरीय पीली साधना तकनीक को चुना। यदि वह महीने के अंत तक प्रवेश रैंक हासिल नहीं कर सका, फिर जैसा कि काओ फेंग ने कहा, वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट का मौका गवा देगा। सौभाग्यवश वे चिंताएं निराधार साबित हुई। अपर संविधान ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया, जियांग ये मुस्कुराया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब आधा साल से भी कम समय बचा है। जियांग ये के लिए शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन 25 स्कूलों के गठबंधन के भीतर उसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होगा। मार्शल आर्ट में व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। गरीब परिवारों के बच्चों को और भी अधिक मेहनत करनी होगी। अब उसे पता चल गया है कि 25 स्कूल्स अलायंस के मानक फर्स्ट ब्रेक जितने ऊंचे नहीं हैं। लेकिन 25 स्कूल्स अलायंस के बीच अभी भी एक अंतर मौजूद है। पहला मौका हासिल करने के बाद ही कोई उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर सकता है। 900 अंक लक्ष्य से अभी भी 300 अंक कम हैं, जियांग ये ने हिसाब लगाया। हालांकि हाल ही में कोई परीक्षा नहीं हुई है, फिर भी उसकी वर्तमान क्षमता पहले से कहीं अधिक है। केवल 900 अंकों की सीमा ही बेहद ऊंची है। मार्शल आर्ट के 4 मूल्यांकन मानक। इन अंकों के लिए स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता की आवश्यकता होती है। अंक प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ब्रेक को तोड़ना आवश्यक है। अंक पहले ब्रेक के भीतर सुधार आवश्यक है, जो शीर्ष 10 स्कूलों के लिए न्यूनतम सीमा भी है। जहां तक 1200 अंकों के पूर्ण स्कोर की बात है, इसे केवल सेकंड ब्रेक तक पहुंचकर ही हासिल किया जा सकता है। जियांग ये जानता है 900 अंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए जानबूझकर लक्ष्य को काफी दूर रखता है। अगर मैंने पहले बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेक्निक को चुना होता तो मैं प्रवेश परीक्षा से पहले फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच ही नहीं पाता, जियांग ये ने चुपचाप सिर हिलाया। क्योंकि इन दोनों शोधन तकनीकों में प्रथम सफलता प्राप्त करने के लिए स्टार स्काई रिफाइनमेंट से 10 गुना अधिक समय की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, जियांग ये के पास इतना पैसा भी नहीं है और स्कूल भी आधे साल में इतनी बार कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। केवल स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक, इसमें कम स्टार स्काई रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है। बस इसकी कठिनाई के कारण ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। प्रवेश तो बस शुरुआत है। जियांग ये यह बात अच्छी तरह समझ गया था। जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए कम से कम छोटी सफलता आवश्यक है। कठिनाई का स्तर बहुत अधिक है। यदि उन्नति तकनीक को मामूली सफलता भी मिल जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पहली बड़ी सफलता मिल गई है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन शक्ति निर्धारित सीमा तक पहुंचती है या नहीं, और यह पूरी तरह से स्टार स्काई रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट स्टार स्काई एनर्जी से शरीर को शुद्ध और परिष्कृत करता है। जियांग ये ने बुदबुदाते हुए कहा, यह प्रक्रिया जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह परिवर्तन केवल परिष्करण तकनीकों का अभ्यास करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शोधन तकनीकें केवल मार्गदर्शक हैं। सरल शब्दों में कहें तो शरीर को संशोधित करने, आधारभूत संरचना स्थापित करने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए शोधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम हो सके। उच्च स्तरीय शोधन तकनीकें अधिक तारामंडलीय ऊर्जा को समायोजित कर सकती हैं, और इसके विपरीत भी। जीवन कितना बदल सकता है, यह प्रतिभा की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अवशोषण के 2 अर्थ होते हैं। पहली परत का उद्देश्य बाहरी तारामंडल की ऊर्जा को शरीर में अवशोषित करना है। दूसरी परत का उद्देश्य शरीर के भीतर मौजूद तारामंडल की ऊर्जा को व्यक्तिगत उपयोग के लिए परिष्कृत करना है। मार्शल आर्ट की प्रतिभा जितनी प्रबल होगी, उतनी ही अधिक स्टार ऊर्जा अवशोषित की जा सकेगी। यदि तारा ऊर्जा अवशोषित नहीं होती है तो चाहे कितनी भी शक्तिशाली साधना तकनीक का अभ्यास किया जाए, यह फिर भी कार्बन आधारित जीवन ही रहेगा, जो तापीय हथियारों का मुकाबला करने में असमर्थ होगा।
लेकिन तारों की ऊर्जा के मामले में यह अलग है। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर तोप खाने से नहीं डरता। इसीलिए इस दुनिया में प्रतिभा को इतना महत्व दिया जाता है। मार्शल आर्ट की प्रतिभा ही स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स में कदम रखने की जड़ है। इसके बिना भले ही साधना तकनीकों का अभ्यास किया जाए, तारा ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जा सकता है। मैंने सुना है कि ओरिजिनल टैलेंट में स्टार एनर्जी को अवशोषित करने की क्षमता बहुत कम होती है। यह कितना कम है, जियांग ये को नहीं पता। हालांकि उसे कोई चिंता नहीं है। यदि दक्षता कम हो तो क्या होगा? स्टार स्काई रिफाइनमेंट का समय असीमित है। जब तक वह पर्याप्त दृढ़ता बनाए रखता है, वह अनिश्चित काल तक इसे जारी रख सकता है। क्योंकि कार्यकुशलता कम है, इसलिए वह इसकी भरपाई के लिए समय का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त जियांग ये ने एक नाजुक धातु की बोतल निकाली। यह चेन जिलू द्वारा विदाई से पहले दिया गया एक उपहार था, जो तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद कर सकता था। इतना ही नहीं, इस प्रणाली द्वारा इसके मूल्य में 200% की वृद्धि की गई। जल्दी से आना। जियांग ये ने बोतल का ढक्कन खोला। तुरंत ही एक मनमोहक खुशबू फैल गई। सूर्य के प्रकाश में बोतल में हल्के बैंगनी रंग का तरल पदार्थ था, जो तरल एम्बर जैसा, क्रिस्टल की तरह साफ और हल्की हल्की टिमटिमाती तारों की रोशनी जैसा दिख रहा था। स्टार सी नेक्टर, जियांग ये को इसका नाम पहले से ही पता था। उनकी जानकारी के अनुसार यह चीज पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत में बेहद दुर्लभ है। पश्चिमी पर्वतीय प्रांत पश्चिमी 10 प्रांतों में से एक पिछड़ा क्षेत्र ही है। वर्तमान में संपूर्ण ब्लू स्टार फेडरेशन पूर्वी डोमेन के 10 प्रांतों, दक्षिणी डोमेन के 10 प्रांतों, उत्तरी डोमेन के 10 प्रांतों और पश्चिमी 10 प्रांतों में विभाजित है। इनमें से पूर्वी क्षेत्र के 10 प्रांत और दक्षिणी क्षेत्र के 10 प्रांत सबसे अधिक समृद्ध हैं। यह स्टार सी नेक्टर केवल दूरस्थ और हलचल भरे पूर्वी डोमेन के 10 प्रांतों में ही पाया जाता है, और इसकी कीमत अकल्पनीय रूप से अधिक है। इस छोटी सी बोतल की कीमत ही $10,000 से अधिक हो सकती है। 10,000। जियांग ये को एक मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा याद आया। इस उपकार का उपयोग करना तो आसान है, लेकिन इसे चुकाना आसान नहीं है। हालांकि चेन जिलू की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह राशि शायद उनके लिए ज्यादा मायने न रखती हो, लेकिन जियांग ये के लिए इस तरह की सहायता बहुत मूल्यवान है। चेन जिलू की बात करें तो जियांग ये को कुछ दिन पहले काओ फेंग से सलाह लेने की बात भी याद आई, लेकिन काओ फेंग ने उनसे कहा था कि वे मार्शल आर्ट क्लास के दौरान कोई भी प्रश्न पूछ लें, क्योंकि क्लास के बाद उन्हें कुछ काम है। जियांग ये अपने 9वीं कक्षा के पूर्व सहपाठियों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति जताए बिना नहीं रह सका। चेन जिलू ने उसके साथ जो विशेष व्यवहार किया, वह वास्तव में बेहद दुर्लभ था। उनका चेहरा वाकई विपरीत लिंग से आसानी से सकारात्मक प्रभाव प्राप्त कर लेता था। साथ ही उनकी लगन और साधना को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे शिक्षकों के प्रिय थे। लेकिन चेन जिलू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। निश्चित रूप से इसके पीछे अन्य कारण होंगे। वह मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से क्यों पेश आ रही है? जियांग ये ने कुछ देर सोचा, लेकिन इस बारे में और गहराई से नहीं सोचा। आखिरकार यह अतीत की बात थी। अगर भविष्य में दोबारा मिलने की उम्मीद है तो शायद उसे कारण जानने का मौका मिल जाए। लेकिन अभी जियांग ये के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कल का स्टार स्काई रिफाइनमेंट है। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। जियांग ये ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह दूसरी परत में दाखिल हुआ और उसने दर्दनाक परीक्षा जारी रखी। कल के स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए अंतिम तैयारियां चल रही हैं। फिर अगले दिन शहर में आसमान साफ था। हालांकि आज रविवार था, फिर भी एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल के सीनियर विभाग में काफी भीड़ थी। अंतिम वर्ष के छात्रों को छुट्टियां नहीं मिलती। हर दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में ही बीतता है। स्कूल पहुंचने के बाद जियांग ये सीधे अपनी कक्षा में चला गया। सीनियर एक क्लास में आने के बाद काओ फेंग पहले से ही मंच पर इंतजार कर रहा था। सब लोग तैयार हो जाओ, हम जल्द ही स्कूल के गेट पर इकट्ठा होंगे, काओ फेंग ने कहा। हाँ। कक्षा में मौजूद सभी लोग तैयारी करने लगे। जल्द ही जियांग ये एक धारा की तरह सबके पीछे पीछे बाहर निकल गई। आश्चर्यजनक रूप से प्रथम श्रेणी के सभी छात्र इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने के लिए पूरी तरह से खाली हो गए। यह मुख्य वर्ग की ताकत है। इसके विपरीत सीनियर ईयर की सामान्य कक्षाओं में, जिनमें 10 से अधिक कक्षाएं थीं, किसी ने भी भाग नहीं लिया। सामान्य छात्रों और मेधावी छात्रों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। जियांग ये ने दबे स्वर में आह भरी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने की शर्त स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन प्राप्त करना है। मुख्य कक्षा के सभी सदस्यों ने सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जबकि सामान्य कक्षाओं के सदस्यों में से किसी ने भी, सिवाय उसके, इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है। प्रतिभाओं के बीच यही अंतर है। यहां तक कि पैसा भी इस खाई को पाट नहीं सकता। कुछ क्षण बाद पहली कक्षा के बाद जियांग ये स्कूल बस में सवार होकर स्टार स्काई रिफाइनमेंट साइट की ओर रवाना हो गई। अध्याय 47, अध्याय 46, लिन यूशु। बस पर जियांग ये ने चारों ओर देखा और उसे कई अपरिचित चेहरे दिखाई दिए जो उनकी कक्षा के छात्र नहीं थे। वे तीनों दूसरे वर्ष के छात्र हैं, उनके बगल में बैठे वांग जियांग ने समझाया। जियांग ये ने आश्चर्य का भाव दिखाया। उन्हें पता था कि उन्नत कक्षा के छात्र दूसरे वर्ष में साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन अभी तो जनवरी ही है, दूसरे साल का पहला सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ है और वे पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। अगर यह जियांग ये होता तो वह तब भी शुरुआती चरण में ही होता। वांग जियांग ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। हमारे बैच में पिछले साल इसी समय तक केवल 5 लोग ही पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। भाई वांग वाकई प्रभावशाली हैं, जियांग ये ने कहा। इन दिनों वह दूसरे की बोलने की शैली को स्पष्ट रूप से समझने लगा था। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बातों में हमेशा एक अंतर्निहित चुनौती होती थी। वांग जियांग के अभी अभी कहे गए शब्दों को ही उदाहरण के तौर पर लें, वह निश्चित रूप से उन 5 लोगों में से एक होगा, अन्यथा वह इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। जियांग ये की प्रशंसा सुनकर वांग जियांग ने आह भरी और कहा, आपसे बात करना अच्छा लगता है, स्क्वाड लीडर झाओ के विपरीत, जो अक्सर लोगों पर गुस्सा करते हैं। जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, झाओ किंगली उन धनी लोगों में से एक है और लोगों पर, यहां तक कि आकाश या पृथ्वी पर भी, गुस्सा करना उसके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। गरीब लोगों को सामाजिक मिलजोल की पेचीदगियों में गहराई से उतरना पड़ता है। उन्होंने बड़ी सहजता से पूछा, स्क्वाड लीडर झाओ ने पूर्णता की उपलब्धि कब हासिल की। वांग जियांग ने कहा, उसने दूसरे वर्ष के पहले सेमेस्टर की शुरुआत में ही कुछ ही समय में पूर्णता प्राप्त कर ली। इतनी जल्दी? जियांग ये ने आश्चर्य से कहा, 1.5 साल हो गए हैं और दस्ते की नेता ने अभी तक अपनी पहली सफलता हासिल नहीं की है। वांग जियांग ने कहा, वह स्टार मार्शल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मेथड का अभ्यास करती है, जिसके लिए उसे पहली सफलता हासिल करने के लिए 10 से अधिक स्टार स्काई रिफाइनमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन वह लगभग लक्ष्य के करीब है, अगले सेमेस्टर में उसे शायद सफलता मिल जाएगी। जियांग ये ने सिर हिलाया। झाओ किंगली आमतौर पर आंतरिक शक्ति का अभ्यास करती थी, इसलिए वह यह नहीं बता सका कि वह किस परिष्करण तकनीक का उपयोग कर रही थी। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि दस्ते का नेता भी नींव स्थापित करने की तकनीक को चुनेगा? जियांग ये ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग जो सीधे उन्नत तकनीक का चुनाव करते हैं, बहुत कम हैं। वांग जियांग हंसते हुए बोले, स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक का अभ्यास केवल प्रतिभाशाली लोग ही करते हैं। जब मैंने इस साधना तकनीक को चुना, तो मुझे प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने में पूरे 3 महीने लग गए। उन्होंने जियांग ये की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आपको कुछ महीनों तक इंतजार करना चाहिए, जब तक कि उन्नत तकनीक प्रारंभिक स्तर तक न पहुंच जाए, तब तक स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने से पहले इंतजार करना चाहिए, अभी भाग लेना बहुत ही व्यर्थ होगा। जियांग ये ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। फिर बातचीत के बीच ही बस अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी, एक घनाकार नीली इमारत के बाहर। जब जियांग ये बस से उतरी, तो वहां पहले से ही कई छात्र जमा थे। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल और एनसीटी सेकंड हाई स्कूल। जियांग ये ने आगे देखा। इस स्टार स्काई रिफाइनमेंट में केवल 3 प्रमुख हाई स्कूल शामिल थे। द्वितीय हाई स्कूल की स्थिति तृतीय हाई स्कूल के समान थी, जिसमें 100 से अधिक छात्र थे। लेकिन यह शहर का नंबर 1 हाई स्कूल है। दरअसल यहां 300 से भी अधिक छात्र थे। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल सचमुच प्रतिभाओं से भरा हुआ है। जियांग ये की निगाहें उन 300 से अधिक छात्रों पर घूमी और उसने मन ही मन आह भरी। एनसीटी का नंबर 1 हाई स्कूल, एनसीटी का सर्वश्रेष्ठ हाई स्कूल होने के नाते, अन्य स्कूलों की तुलना में कहीं बेहतर छात्र गुणवत्ता रखता है। नवजात प्रतिभाओं के बीच भी एक अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए, मिडिल ए लेवल मॉडल बॉडी पूरे एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल में एक भी नहीं मिल सका, और एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल में तो अकेले यही 5 हैं। लेकिन जियांग ये ने चारों ओर देखा और उसे अपर ए लेवल के शारीरिक गठन वाला कोई भी छात्र नजर नहीं आया। क्या मेरा अपर ए लेवल का नश्वर शरीर नवजात प्रतिभाओं में सबसे मजबूत काया वाला हो सकता है? जियांग ये के मन में अचानक एक विचार आया। उसी क्षण उसने एक विशाल सिर वाली एक परिचित आकृति देखी। वह लिन जुआन थी, जिसने कभी उसके साथ प्रशिक्षण लिया था। लिन जुआन के बगल में एक युवक खड़ा था जिसका सिर उससे भी बड़ा था। इस व्यक्ति के बाल घुंघराले थे और चेहरा मुहासों से भरा हुआ था। वह बहुत बदसूरत दिखता था। उसके रूप रंग से मताकिए, लेकिन आसपास के छात्र उसे विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे। शहर के नंबर 1 हाई स्कूल में प्रथम स्थान पाने वाली लिन युशु। उसके बगल में बैठा वांग जियांग भी उस व्यक्ति को काफी सतर्क भाव से देख रहा था। लिन युशु? यह सुनकर जियांग ये मन ही मन सोचने लगा, क्या यह लिन जुआन का भाई है? क्या ये सब बचपन से ही सांलू खाते आ रहे हैं? इनके तो बड़े बड़े सिर हैं। एक ही समय पर लिन जुआन ने भी उसे देखा। जियांग ये? लिन जुआन ने जियांग ये को हैरानी से देखा और मन ही मन कहा, वह उन्नत वर्ग में प्रवेश कर गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह वही प्रतिद्वंद्वी है जिसने मुझे एक बार हराया था। लेकिन वह तो असाधारण प्रतिभा का धनी है, इतनी जल्दी स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने आ रहा है। इस बार शायद मैं उसे हरा दूंगी। लिन जुआन मुस्कुराई। अन्यत्र ई लेवल की छात्रा झाओ किंगली भी नंबर 1 हाई स्कूल की टीम पर नजर रख रही थी। केवल एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र ही उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जगा सकते थे। जहां तक उसके सहपाठियों की बात है, उसने उनके बारे में सोचना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। मेरा लक्ष्य, झाओ किंगली ने लिन युशु की ओर देखा। वह एनसीटी के नंबर 1 हाई स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र है और साथ ही पूरे एनसीटी का सबसे होनहार हाई स्कूल छात्र भी है। वह हमेशा से ही उसका लक्ष्य रहा है, जिसे वह पार करना चाहती है।
लिन युशु ने झाओ किंगली की निगाह को भांप लिया और मुस्कुराते हुए अपने पीले रंग से रंगे दांत दिखाए। तब वह निडर होकर झाओ किंगली के बर्फ जैसे सफेद पैरों को सीधे घूर रहा था। कितना घिनौना! झाओ किंगली ने अपनी कोमल भौहें सिकोड़ी। लिन युशु बेहद बदसूरत था, उसका सिर बड़ा था, चेहरा मुहासों से भरा था, दांत पीले थे और आंखें कामुक थीं, उसे देखकर ही उसे असहजता महसूस होती थी। लेकिन वह समझ गई थी कि लिन युशु घृणित होने के बावजूद उनका स्कोर 849 तक था, उसके वर्तमान स्कोर से अधिक। एक दिन मैं इस आदमी को अपने पैरों तले कुचल दूंगी, झाओ किंगली ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा। उसका मानना था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर कोई समस्या है तो वह यह है कि अभी तक पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। भाई, देखना बंद करो। लिन जुआन ने अपने सामने मुहासों से भरे चेहरे वाले युवक को देखा और आह भरी। उसके पिता व्यापार जगत के दिग्गज हैं और उसकी मां एक स्टार प्रोफेशनल हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। लिन युशु ने उदासीनता से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? मैं तो बस सुंदरता की सराहना करती हूं। इस स्कोर को हासिल करने के लिए उनमें से किसके पास मार्शल आर्ट के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है? अगर महज खूबसूरती ही उन्हें प्रभावित कर सकती तो वे 800 से अधिक अंक हासिल नहीं कर पाते। आखिरकार आभासी तारों भरे आकाश की परीक्षा में मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। लिन युशु के लिए आमतौर पर उसे बस और अधिक सुंदरता देखने की जरूरत होती है और उसके लिए यह मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति के प्रशिक्षण का एक रूप है। जैसे अभी झाओ किंगली जैसी एक बेहद खूबसूरत महिला का सामना करना और उसकी निगाहों में घृणा महसूस करना। लिन युशु के दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ आई। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनकी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति बढ़ गई है। आज की स्थिति बहुत अच्छी है। लिन युशु की आंखों में तीक्ष्णता की चमक आ गई। इस बार तो मैं स्टार स्काई रिफाइनमेंट को ही चुनूंगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर इसके कुछ ही समय बाद नीले घनाकार भवन का उद्घाटन हुआ। परिसर में 500 से अधिक छात्र उपस्थित हुए। परिष्करण पूल। इमारत के अंदर प्रवेश करते ही जियांग ये ने पाया कि यह एक विज्ञान कथाओं की कहानियों जैसा ऊर्जा पूल था। यह पूल 100 मीटर लंबा और चौड़ा था, जिसमें दोहरे छल्ले वाले नेस्टेड प्रारूप में एक तैरती हुई संरचना थी। इसकी बाहरी परत मिश्रित सामग्रियों से बनी थी जो एक सुव्यवस्थित ढांचा बनाती थी, जिसकी सतह पर ऊर्जा मार्गदर्शक पैटर्न जटिल रूप से उकेरे गए थे। आंतरिक वलय संरचना को ऊर्जा आधार पर जमीन से आधा मीटर ऊपर निलंबित कर दिया गया था, जिससे पूरा पूल जमीन से ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता था। पूल के ऊपर एक पारदर्शी कांच के गुंबद से ढका हुआ एक बंद स्थान का निर्माण होता है। वुश! चांदी काले रंग का कवच पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचानक हवा में प्रकट हुआ। स्टार स्काई रिफाइनमेंट शुरू होने वाला है। सभी लोग शोधन कुंड में प्रवेश करें। चांदी काले कवच वाले व्यक्ति की बाघ जैसी आंखें उन पर घूम उठीं और वह गहरी आवाज में चिल्लाया। अध्याय 48, अध्याय 47, स्टार पेशेवर। कवचधारी व्यक्ति की आवाज बंद होते ही बज! शोधन कुंड के ऊपर के मार्ग एक के बाद एक खुलते गए और सभी का स्वागत करते रहे। एनसिटी नंबर 3 हाई स्कूल के सभी छात्र छात्राएं रिफाइनिंग पूल में प्रवेश करें। काओफेंग नंबर 3 हाई स्कूल टीम के आगे खड़ा होकर जोर से चिल्लाया। यह सुनकर सभी लोग गलियारों की ओर चल पड़े। प्रथम श्रेणी की सदस्य होने के नाते जेंग जुएकिंग स्वाभाविक रूप से इस बार भी आई थी। उसने जियांग ये की ओर एक नजर डाली, उसकी निगाहें थोड़ी सी डगमगाईं। इस परिष्करण के बाद मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ग्रेड में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से बाहर नहीं होंगे। जेंग जुएकिंग ने मन ही मन चुपचाप कहा। यह उनका पहला स्टार स्काई रिफाइनमेंट भी था। निसंदेह नवजात प्रतिभा की क्षमता परिष्करण के बाद काफी बढ़ जाएगी। एक बार जब तारामंडल की ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया जाता है तो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता। सचमुच स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर कदम रख रहे हैं। इसके विपरीत मूल प्रतिभा को निम्न प्रतिभा कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए तारा ऊर्जा को अवशोषित करना कठिन होता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट का ओरिजिनल टैलेंट पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जहां तक उसे पता था, साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी जियांग ये ने शोधन तकनीक को ही चुना, जो कि सबसे कठिन उन्नत तकनीक है। वह क्या सोच रहा है? जेंग जुएकिंग हैरान थी। मूल प्रतिभा में पहले से ही अवशोषण क्षमता की कमी है और वह फिर भी उन्नत तकनीक चुनता है। क्या वह तारा ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता? हालांकि उन्नत तकनीक सबसे अधिक तारा ऊर्जा को समायोजित कर सकती है। चाहे जियांग ये इतनी अधिक तारा ऊर्जा को अवशोषित कर पाए या नहीं, अगर वह ऐसा कर भी ले तो उसे इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। अगर इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता तो यह पूरी तरह से बेकार है। आखिरकार जिस तारा ऊर्जा को परिष्कृत नहीं किया जा सकता वह धीरे धीरे नष्ट होती रहेगी। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करके और वास्तव में शरीर में समाहित करके ही यह व्यक्ति का अपना बन जाता है और शरीर से दूर नहीं भागता। और मूल प्रतिभा की कम अवशोषण क्षमता के कारण 10 में से 9 प्रतिभाएं व्यर्थ हो जाएंगी। वह जुआ खेलने की कोशिश कर रहा है। जेंग जुएकिंग ने पहले ही कई परिदृश्यों की कल्पना कर ली थी।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप आह भरी। गरीब परिवार से आकर जियांग ये ने इतनी तरक्की कर ली है, यह वाकई सराहनीय है। दुर्भाग्य से, क्या मूल प्रतिभा अंततः एक निम्न स्तर की प्रतिभा है जो भाग्य को चुनौती देती है? ऐसा कभी नहीं होता। फिर इस समय तक उपस्थित 500 से अधिक सभी छात्र शोधन कुंड में प्रवेश कर चुके थे। जमीन पर गोले बनाए गए थे। प्रत्येक वृत्त एक परिष्करण स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। जियांग ये ने भी बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली और परिष्करण शुरू होने का इंतजार करने लगा। वूश! चांदी काले कवचधारी व्यक्ति शोधन कुंड के ऊपर फिर से प्रकट हुआ। स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कवचधारी व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, जितना हो सके सहन करो, अपनी ताकत का अंदाजा उसी के अनुसार लगाओ। इस तारामंडल परिष्करण के लिए ऊर्जा का स्रोत बुध ग्रह है। बोलते समय उसने कई क्रिस्टल जैसी ऊर्जा गेंदों को ऊर्जा आधार में फेंका। भनभनाहट! रिफाइनिंग पूल के आसपास की ऊर्जा डाइवर्जन लाइनों को तुरंत रोशन कर दिया गया। स्टार प्रोफेशन! वांग जियांग ने कवचधारी व्यक्ति को देखा, उसकी निगाहें तीव्र रूप से जल रही थीं। स्टार प्रोफेशनल! जियांग ये ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वांग जियांग ने आह भरी, स्टार प्रोफेशनल, यह सबसे आकर्षक करियर में से एक है, यही मेरी भविष्य की आकांक्षा है। सबसे अधिक लाभदायक? जियांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित था, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। न जानना तो सामान्य बात है, वांग जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ बातें आम लोगों को पता नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि क्लास मॉनिटर इतनी अमीर क्यों है? इसका कारण यह नहीं है कि उसके पिता एक बिजनेस टाइकून है, बल्कि इसलिए कि उसकी मां एक स्टार प्रोफेशनल है। वांग जियांग ने फुसफुसाते हुए कहा, तारा पेशेवर ग्रहों के बीच यात्रा कर सकते हैं, तारा आकाश ऊर्जा का परिवहन कर सकते हैं। ब्लू स्टार पर मौजूद अनगिनत स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्टों को हर दिन अकल्पनीय मात्रा में स्टार स्काई एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह स्टार स्काई एनर्जी कहां से आती है? यह सब स्टार प्रोफेशनल्स द्वारा लाई गई है। इसमें होने वाला मुनाफा अकल्पनीय है, वांग जियांग ने जोश से कहा। जियांग ये अपनी सांस रोककर रह गया, उसने इन चीजों के बारे में पहली बार सुना था। यह स्वाभाविक है क्योंकि वह भी पहली बार स्टार स्काई एनर्जी का सामना कर रहा था। इन मामलों को न समझना स्वाभाविक है। वांग जियांग ने आगे कहा, स्टार एनर्जी अविश्वसनीय रूप से महंगी है, यहां तक कि इस प्रकार की ऊर्जा, जिसे सैकड़ों गुना पतला किया जाता है, एक बार शुद्ध करने में भी हजारों डॉलर खर्च होते हैं। तारा विशेषज्ञ तारों भरे आकाश का अन्वेषण करते हैं, और बस यूं ही कुछ आदिम ऊर्जा को उनकी जेब में डाल देना करोड़ों डॉलर के बराबर होता है। करोड़ों की संख्या में। जियांग ये ने अपनी जीभ चटकाई। एक आम आदमी अपने पूरे जीवन में कभी इतनी कमाई नहीं कर सकता। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि जो अमीर लोग महीने में 10,000 और साल में 10 लाख कमाते हैं, उन्हें भी 10 मिलियन कमाने में 10 साल लगेंगे। करोड़ों की संख्या? यह तो उनके सबसे बड़े सपनों से भी परे है। और स्टार प्रोफेशंस के लिए यह सिर्फ हाथ हिलाने की बात है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर सचमुच अकल्पनीय है। जियांग ये आह भरे बिना नहीं रह सकी। बज़! तभी ऊपर स्थित कांच के गुंबद पर तारों की रोशनी दिखाई दी। इसके कुछ ही समय बाद जमीन में पतली दरारें पड़ गईं। असंख्य तारे घने कोहरे की तरह चमक रहे थे, जो गुंबद पर मौजूद तारों की रोशनी के साथ आपस में गुंथे हुए थे। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो आप सचमुच तारामंडल सागर में हो। स्टार स्काई रिफाइनमेंट वास्तविक तारों भरे आकाश का मात्र एक अनुकरण है। चांदी काले कवचधारी व्यक्ति ने कहा, भविष्य में यदि आप में से कोई भी स्टार प्रोफेशनल बन जाता है, तो आप ब्रह्मांड में जा सकते हैं और एक शानदार तारों भरे आकाश के नीचे शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप फेडरेशन एग्जामिनेशन ब्यूरो के माध्यम से स्टार प्रोफेशनल बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जियांग ये के मन में थोड़ी सी हलचल हुई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह स्टार प्रोफेशन मौके पर ही परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की भर्ती कर लेगा। इस स्टार प्रोफेशन के कई फायदे तो दिखते हैं, लेकिन इसमें बड़े खतरे भी छिपे होंगे, जियांग ये ने मन ही मन बुदबुदाया। उदाहरण के लिए, छाया आपदा। जहां तक उसे पता था, शैडो डिजास्टर केवल ब्लू स्टार पर ही प्रकट नहीं हुआ था। सौर मंडल के सभी प्रमुख ग्रहों पर स्थित ब्रह्मांडीय ठिकानों में छाया आपदाएं आई हैं। ब्लू स्टार पर कई मार्शल आर्ट मास्टर हैं, और वे समय रहते शैडो डिजास्टर्स को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों पर ऐसा जरूरी नहीं है। जब वह विचार कर रहा था, स्टार स्काई रिफाइनमेंट का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ हो गया है। उपस्थित 500 से अधिक सभी छात्रों ने एक एक करके अपनी आंखें बंद कर लीं और तारों के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अपनी अपनी शोधन तकनीकों का संचालन शुरू कर दिया। यह तारामंडल की ऊर्जा। जियांग ये ने अपने चारों ओर फैली तारों की रोशनी को देखा। यह देखने में सुंदर और रोमांटिक लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बेहद खतरनाक था। उसके आसपास मौजूद छात्रों से यह स्पष्ट था कि उनमें से कुछ पहले से ही दर्द के भाव दिखा रहे थे। चलो शुरू करें। जियांग ये पालथी मारकर बैठा था, उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। 1 महीने की कठिन ट्रेनिंग का मकसद तो यही था, है ना?
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही हु जियांग ये के रोम छिद्र छोटे छोटे भंवरों की तरह खुल गए और आसपास की चांदी जैसी तारों की रोशनी को सोखने लगे। तारों की रोशनी रोम छिद्रों के माध्यम से जियांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। अगले ही पल जियांग ये को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके रोम छिद्रों को एक छोटे चाकू से खुरचकर खोला जा रहा हो, जिससे तेज दर्द की लहरें उठ रही थीं। बस यही जियांग ये के लिए इस स्तर का दर्द पूरी तरह से सहनीय था। उसने अपनी भौहें भी नहीं सिकोड़ी। शक्ति बढ़ाओ। जियांग ये ने गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह से उसमें लीन कर लिया। सांस लेने से भी तारा ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। उसी समय उसने अपना प्रयास बढ़ा दिया, अपने शरीर के सभी रोम छिद्रों को खोलकर आसपास के चांदी जैसे तारों के प्रकाश को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। हु जियांग ये के शरीर की सतह से चांदी जैसी चमक निकल रही थी। अध्याय 49, अध्याय 48, गुआनयुआन एक्यूपॉइंट। जियांग ये लगातार अपनी शक्ति का विस्तार करता रहा। चारों ओर से आती चांदी जैसी तारों की रोशनी एक एक करके उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह तारों की रोशनी, जिसमें अविश्वसनीय रूप से हिंसक ऊर्जा समाहित थी, जियांग ये के शरीर में बहुत ही उबड़-खाबड़ तरीके से प्रवाहित हुई। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक के संचालन के तहत आकाश के तारों से निकलने वाली ये ऊर्जाएं उसके पूरे शरीर की नसों में प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके सार को शुद्ध कर रहे हों, उसके शरीर के भीतर बंद नसों को खुरचने के लिए अनगिनत अदृश्य ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हों। क्या मेरी कोशिकाएं कायापलट से गुजर रही हैं? जियांग ये का दिल बेचैन हो गया। तारों की रोशनी में असाधारण विशेषताएं थीं। उसकी कोशिकाओं में परिवर्तन करके उसे तेजी से मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। कुछ ही मिनटों के बाद जियांग ये को असहनीय दर्द महसूस होने लगा। लेकिन अगले ही पल बज अचानक उनका मन अतुलनीय रूप से शांत हो गया। उनकी चेतना दर्पण की तरह स्पष्ट हो गई, मानो उन्होंने सभी विकर्षणों को दूर कर दिया हो। दर्द की अवस्था में प्रवेश करना, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। विपरीत परिस्थितियों में आनंद खोजना, पीड़ा की स्थिति में सभी गुणों में काफी वृद्धि अस्थायी रूप से होती है। पीड़ा जितनी गहरी होती है, वृद्धि उतनी ही अधिक होती है। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प, पीड़ा की अवस्था में भी व्यक्ति पूर्ण स्पष्टता बनाए रख सकता है, हृदय में अडिग रह सकता है और सभी कठिनाइयों से अप्रभावित रह सकता है। जैसे ही जियांग ये दर्द की अवस्था में प्रवेश किया, ये दो प्रभाव घटने लगे। सभी लक्षणों में व्यापक सुधार से उनके दर्द में तत्काल काफी हद तक राहत मिली। इसे देखकर जियांग ये तुरंत अगले चरण की ओर बढ़ गया। आकाश के तारों से निकलने वाली उन ऊर्जाओं को अपने पेट के निचले हिस्से में खोले गए स्थान में प्रवाहित करने के लिए निर्देशित करना। गुआनयुआन एक्यूपॉइंट। जियांग ये को होश आया। गुआनयुआन एक्यूपॉइंट पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है, ठीक उसी तरह जैसे पौराणिक डांटियन होता है। उन्नति तकनीक में प्रवेश करने के बाद इस स्थान पर एक छोटा सा स्थान खुल जाता है और इस स्थान का उपयोग तारों भरे आकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हालांकि जियांग ये अपने भीतर नहीं देख सकता, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता है। गुआनयुआन एक्यूपॉइंट पर पहले से ही एक स्थान आरक्षित किया जा चुका है। जैसे ही तारे की पहली किरण गुआनयुआन एक्यूपॉइंट में प्रवेश की, उसके पूरे शरीर में तुरंत आराम की अनुभूति दौड़ गई। सफलता मिली। जियांग ये के होंठ पर मुस्कान आ गई। तारों भरे आकाश की ऊर्जा जब गुआनयुआन एक्यूपॉइंट में प्रवेश करती है, तो वह अस्थायी रूप से यहीं संग्रहित हो जाती है। यह अल्पकालिक रूप से समाप्त नहीं होगा। यदि वह समय रहते इसे और निखारता है, तो वह इसे पूरी तरह से अपना बना सकता है। यह तो बस पहली किरण है। इस बार स्टार स्काई रिफाइनमेंट को गुआनयुआन एक्यूपॉइंट को पूरी तरह से भरना होगा, तभी यह सार्थक होगा। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। जल्द ही जियांग ये को पता चल गया, इस चरण को हासिल करने में कठिनाई कम नहीं है। मैंने बाहर से कम 100 तारों की किरणें अवशोषित कर ली। जियांग ये ने गणना की और अचानक अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। अंत में केवल एक ही प्रकाश की किरण गुआनयुआन एक्यूपॉइंट में प्रवेश कर पाई, बाकी सब गायब हो गई। क्या यही कारण है कि मूल प्रतिभा को निम्न प्रतिभा कहा जाता है? उसकी अवशोषण क्षमता 1% से भी कम है। इस रफ्तार से तो उसे गुआनयुआन एक्यूपॉइंट को भरने के लिए शायद पूरा एक दिन यहीं रुकना पड़ेगा। एक दिन रुकेंगे? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जियांग ये ने चुपचाप सिर हिलाया। यह दर्द उतना बुरा नहीं है जितना उसने मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के दूसरे स्तर पर अनुभव किया था। जारी रखो। जियांग ये ऊर्जा से भर गया और उसने फिर से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया। फिर इस दौरान शोधन कुंड के ऊपर एक बड़े तैरते हुए चबूतरे पर कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे थे। वे सभी तीनों हाई स्कूलों के शिक्षक थे, जैसे कि झांग जियानवू और काओ फेंग, जो उनके बीच खड़े थे। झाओ किंगली, यह लड़की वाकई निराश नहीं करती। झांग जियानवू ने नीचे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ही मिनटों में उसने 1000 तारा ऊर्जा की किरणें अवशोषित कर ली होंगी। उनकी विशेषज्ञता के स्तर पर वह स्वाभाविक रूप से आसानी से देख सकता था कि इन छात्रों ने कितनी मात्रा में तारा ऊर्जा को अवशोषित किया। काओ फेंग ने कहा, इस लड़की की आधारभूत स्थापना तकनीक महान सफलता के करीब है, उसकी अवशोषण गति दूसरों से कहीं अधिक है।
इन लोगों में से शायद केवल आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल की लिन युशु ही उससे आगे निकल सकती है। झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, लिन युशु ने पिछली महीने की परीक्षा में 849 अंक प्राप्त किए, उसका भविष्य शीर्ष 10 प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक में दाखिला लेने के लिए तय है। लेकिन झाओ किंगली, शायद मुश्किल हो। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। झाओ किंगली के पिछले महीने की परीक्षा में 810 अंक आए थे। 6 महीने के भीतर 900 अंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनके बगल में काले रंग के अभ्यास वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा असंभव को संभव बना सकता है। अगर झाओ किंगली थोड़ी और मेहनत करे तो अभी भी मौका है। ये थे कैंग हैशिंग, जो आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रमुख कक्षा शिक्षक थे। झांग जियानवू ने भी इन दोनों का खंडन नहीं किया। पैसा वाकई असंभव को संभव बना सकता है। अगर 10,000 से काम नहीं चलता तो 1 लाख से काम चलाओ। अगर 1 लाख से काम नहीं चलता तो 10 लाख। लेकिन समस्या यह है कि अगर दुनिया के 10 सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से किसी एक में प्रवेश पाने के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े तो क्या होगा? अगर उस मशहूर स्कूल की रफ्तार को बरकरार नहीं रखा जा सका तो बाहर होने का खतरा बना रहता है। उस समय आप सिर्फ पैसे पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना? इसी समय कैंग हैशिंग ने अचानक पूछा, मैंने सुना है कि आपके स्कूल से कोई असाधारण प्रतिभा वाला छात्र इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है? झांग जियानवू ने सिर हिलाया। क्या यह वही छात्र है? कैंग हैशिंग ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां जियांग ये थी। उन्होंने गौर किया कि जियांग ये की तारा ऊर्जा को अवशोषित करने की गति दूसरों की तुलना में काफी धीमी थी। झांग जियानवू ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और काओ फेंग से पूछा, काओ फेंग, क्या जियांग ये ने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेक्निक को चुना? वह इन दिनों ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब काओ फेंग ने यह सुना तो उसने अपना सिर हिलाते हुए असहाय होकर कहा, उसने उन्नति तकनीक को चुना है। क्या? उन्नति तकनीक? झांग जियानवू ने अचानक भौहें सिकोड़ी। एडवांसमेंट तकनीक क्यों चुने? यहां तक कि झाओ किंगली ने भी इस तकनीक को नहीं चुना, जो कि काफी कठिन है। काओ फेंग ने आह भरी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बच्चे ने उन्नति तकनीक को ही चुनने पर जोर दिया, मैं कुछ नहीं कर सका। कैंग हैशिंग भी आश्चर्यचकित था। स्टार मार्शल एडवांसमेंट टेक्निक? क्या सामान्य प्रतिभा वाले लोग इतनी जल्दी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते? चाहे वह बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक हो, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेक्निक हो या एडवांसमेंट टेक्निक हो। स्टार स्काई रिफाइनमेंट में भाग लेने से पहले सभी को प्रवेश शुल्क देना आवश्यक है, अन्यथा यह इसे बर्बाद करने के बराबर होगा। एंट्री न होने का मतलब सिर्फ इतना है कि तारा ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता और भी कम हो जाएगी। झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह रिफाइनमेंट में भाग नहीं ले सकता। काओ फेंग ने गंभीरता से कहा, मूल प्रतिभा की अवशोषण क्षमता 1% से भी कम है, प्रवेश के बिना तो यह और भी कम है। इस बिंदु पर आम सहमति है। एक साधारण व्यक्ति 100 पथों की तारा ऊर्जा को अवशोषित करता है, लेकिन उनमें से केवल एक पथ ही गुआन युआन एक्यू पॉइंट में प्रवेश करता है। और नवजात प्रतिभाओं के लिए शायद 10 रास्ते। दोनों में अंतर 10 गुना है। यह तो केवल अवशोषण का चरण है। इसके बाद किए गए परिष्करण में भी इसी तरह के अंतर दिखाई देते हैं। स्वाभाविक प्रतिभा को निम्न प्रतिभा के रूप में वर्गीकृत करने का एक कारण है। झांग जियानवू इन सिद्धांतों को कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन इस समय वह कुछ अवाक सा महसूस कर रहा था। मिस चेन कुछ दिनों के लिए ही गई हैं और यह बच्चा पहले से ही परेशानी खड़ी कर रहा है। झांग जियानवू को बहुत सिरदर्द हो रहा था और इस बूढ़े आदमी काओ फेंग ने भी शुरू में मुझे इस बारे में नहीं बताया। शुरू में तो उसे लगा था कि जियांग ये उन्नति तकनीक का चुनाव बिल्कुल नहीं करेगा। उनकी अंतर्दृष्टि ने उन्हें बताया कि यह बच्चा ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें आत्मजागरूकता की कमी हो। लेकिन अब झांग जियानवू को यह बहुत ही बेतुका लगा। बेशक यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना है कि अगर चेनजिलू भविष्य में इसके बारे में पूछेगी तो उसे यह नहीं पता होगा कि इसका जवाब कैसे देना है। चलो देखते हैं। झांग जियानवू ने धीरे से आह भरते हुए कहा, इस बच्चे की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति वाकई अद्भुत है, शायद वह पूल में थोड़ी देर और रह सकता है। अध्याय 50, अध्याय 49, इस्पात का शरीर। शोधन कुंड में समय का पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। इस समय शोधन कुंड में मौजूद कई लोगों के चेहरे विकृत हो गए थे और वे पूरी तरह से कांपने लगे थे। आकाश के तारों की ऊर्जा में असाधारण गुण होते हैं जो मानव शरीर को उसकी जड़ों से बदल देते हैं। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के टूटने और फिर से जुड़ने के समान है। परिवर्तन जितना लंबा चलेगा उतनी ही अधिक पीड़ा सहनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ लाभ भी उतने ही अधिक होंगे। आह! अंततः किसी से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाते हुए दयनीय हालत में शोधन कुंड से भाग गया। वे गलियारे से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद एक एक करके लोग कांपते हुए उठे और उस इलाके से चले गए। समय बीतता चला गया। पलक झपकते ही तारों भरे आकाश को परिष्कृत करने की प्रक्रिया 3 घंटे तक चली। 100 से अधिक लोग पहले ही एक के बाद एक शोधन संयंत्र से बाहर निकल चुके थे। लटकते हुए प्लेटफॉर्म पर झांग जियानवू ने यह दृश्य देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जो लोग पहली बार तारामंडल परिष्करण में भाग ले रहे हैं वे आमतौर पर अपना परिष्करण पूरा कर चुके होते हैं।
पहली बार तारामंडल शोधन में भाग लेने पर इस तरह की पीड़ा को सहन करना ज्यादातर मुश्किल होता है। इस मुकाम तक डटे रहना बेहद सराहनीय माना जाता है। काओ फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, शोधन तकनीक की साधना का समय जितना लंबा होगा, पीड़ा को सहन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये पहली बार भाग लेने वाले प्रतिभागी अभी अभी अभ्यास में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। यह कहते हुए उसने कुछ हैरानी से जियांग ये की ओर देखा। यह लड़का सचमुच अब तक डटा रहा। काओ फेंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। झांग जियानवू को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें लंबे समय से पता था कि जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी। अगर उसने उन्नत तकनीक नहीं भी सीखी होती, तब भी वह अधिक समय तक प्रयास जारी रख सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पीड़ा और तीव्र होती गई, संभवतः जियांग ये जल्द ही इसे सहन करने में असमर्थ हो गया। शोधन पूल में जियांग ये बाहरी प्रभावों से अप्रभावित था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और गुआनयुआन एक्यू पॉइंट में तारों की रोशनी को महसूस किया। 3 घंटे बीत चुके हैं, गुआनयुआन एक्यू पॉइंट में तारों की रोशनी 300 से अधिक हो गई है। जियांग ये ने गणना की, लेकिन गुआनयुआन एक्यू पॉइंट को पूरी तरह से भरने के लिए इसमें लगभग 10,000 तारों की रोशनी होनी चाहिए। इसे देखते हुए अभी भी एक बड़ा अंतर मौजूद है। लेकिन इस समय जियांग ये आत्मविश्वास से भरपूर थी। कुछ ही क्षण पहले उसे किसी रोमांचक चीज का एहसास हुआ था। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, तारों की रोशनी को अवशोषित करने की मेरी गति धीरे धीरे तेज होती गई। जियांग ये ने अनुमान लगाया कि यह विपत्ति में आनंद खोजने का परिणाम हो सकता है। दर्दनाक अवस्था में उनके सभी गुणों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इन विशेषताओं में वृद्धि होने से तारों के प्रकाश को अवशोषित करने की उसकी दर भी तेज हो गई। दर्द जितना गहरा होगा, उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। जियांग ये मन ही मन प्रसन्न हुआ। इस पैटर्न के अनुसार मैं जितना अधिक समय तक यहां रहूंगा, अंत में तारों के प्रकाश को अवशोषित करने की मेरी गति उतनी ही तेज होगी। पहले वह प्रति मिनट केवल 100 तारों की रोशनी ही अवशोषित कर सकता था। अब वह प्रति मिनट कम से कम 300 रेशे अवशोषित कर सकता था। हालांकि अवशोषण की दक्षता में कोई बदलाव नहीं आया था, अब भी यह 1% ही थी, यानी 300 तारों के प्रकाश के धागों में से 3 से भी कम धागे गुआनयुआन एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर पाए। गुणों में हुई वृद्धि से उनकी प्रतिभा में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी जियांग ये बेहद रोमांचित था। आगे बढ़ो, जियांग ये ने मन ही मन प्रोत्साहित किया, जल्दी से जल्दी गुआनयुआन एक्यू पॉइंट को भरने का प्रयास करो और फिर इसे यहां परिष्कृत करो। शोधन संयंत्र में शोधन करने से निस्संदेह घर पर अकेले शोधन करने की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। आखिरकार गुआनयुआन एक्यू पॉइंट में मौजूद तारा ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी। बस इतना ही है कि फैलाव की गति इतनी तेज नहीं थी। जियांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी गति से ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर दिया। 2 घंटे, घंटों तक अनजाने में ही तारों भरे आकाश को परिष्कृत करने की यह प्रक्रिया 7 घंटे से अधिक समय से चल रही थी। इस समय शोधन संयंत्र में 100 से भी कम लोग बचे थे। इनमें से आधे छात्र एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के थे। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल से 20 से भी कम लोग बचे थे। मैदान के बाहर जेंग ज़ुएकिंग ने शोधन कुंड में जियांग ये को अविश्वास से भरे चेहरे से देखा। क्या यह आदमी पागल है? वह सचमुच इतने लंबे समय तक डटे रहने में कामयाब रहा। उसे लगा कि उसकी ताकत लगभग जियांग ये के बराबर है। लेकिन वह 4 घंटे से भी कम समय तक ही टिक पाई और फिर उसने हार मान ली। लेकिन अब 7 घंटे बीत चुके थे और जियांग ये अभी भी अंदर ही थी। पास ही में आन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल की लिन जुआन के चेहरे पर निराशा का भाव था। धिक्कार है, क्या यह लड़का धोखा दे रहा है? यह असाधारण प्रतिभा इतने लंबे समय तक कैसे बनी रह सकती है? लटकते हुए प्लेटफॉर्म पर झांग जियानवू, काओ फेंग और कैंग हैशिंग भी बेहद आश्चर्यचकित थे। इस लड़के की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है। झांग जियानवू ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, पिछले थंडरफायर ट्रायल में उसका प्रदर्शन इतना दमदार नहीं था। उसके बगल में खड़े कैंग हैशिंग ने अचानक कहा, बूढ़े झांग, क्या आपने ध्यान दिया? इस लड़के की अवशोषण क्षमता में काफी वृद्धि हुई प्रतीत होती है। झांग जियानवू और काओ फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया था। पहले जियांग ये प्रति मिनट अधिकतम 100 तारों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, पर अब वह प्रति मिनट 500 तारों की ऊर्जा को अवशोषित करता था। इस अवशोषण दर के साथ क्या उसने उन्नत तकनीक सीख ली? काओ फेंग चौंक गया। उन्नत तकनीक की जितनी लंबी खेती की जाएगी, निश्चित रूप से अवशोषण की दर उतनी ही तेज होगी। लेकिन यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता था। पहले जब जियांग ये प्रति मिनट 100 रेशे अवशोषित करता था, तब ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसने इसे पूरी तरह से सीख लिया है। इस तकनीक को विकसित करने में मौलिक प्रतिभा के बिना कोई अच्छा उदाहरण नहीं था। लेकिन अब प्रति मिनट 500 धागे, इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि उसने सीख लिया था। सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर उनके बगल में खड़े कांग हैशिंग ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। यह गति झाओ किंगली और लिन युशु से भी कहीं अधिक है। झाओ किंगली और लिन युशु की शोधन तकनीकें बड़ी सफलता के करीब थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग ये की उन्नत तकनीक भी बड़ी सफलता के करीब पहुंच रही थी? ये किस तरह का अंतरिक्षीय मजाक है? झांग जियानवू की आंखें चमक उठीं। उन्हें चेनजिलू द्वारा पहले कही गई कोई बात याद आ गई। क्या ऐसा हो सकता है? उसकी आंखों में चमक थी।
तभी शोधन कुंड के अंदर जियांग ये अचानक खड़ा हो गया। हम्मा! तीनों की आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार अब और सहन नहीं कर सकते, काओ फेंग ने जियांग ये की ओर देखा। लेकिन अगले ही पल जियांग ये एक और परिष्करण स्थल पर जाकर फिर से बैठ गया। यह देखकर तीनों की आंखों के कोने फड़कने लगे। इस लड़के को यह बात पसंद नहीं आई कि पिछली जगह पर स्टार एनर्जी की कमी थी। तीनों अवाक रह गए। आकाश के तारों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया इस क्षण तक जारी रही थी। अन्य लोग पहले से ही अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे थे, असहनीय पीड़ा में थे। फिर भी जियांग ये को लगा कि तारे की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर अवशोषण के लिए अधिक केंद्रित स्थान की ओर रुख किया। यह जानना जरूरी है कि तारे की ऊर्जा जितनी सघन होगी, पीड़ा उतनी ही भयावह होगी। क्या जियांग ये लोहे की तरह मजबूत हो सकता है, दर्द से भी न डरने वाला? दिलचस्प, कैंग हैशिंग अचानक हंस पड़ा। मुझे अब यह जानने की उत्सुकता होने लगी है कि यह छात्र कब तक डटा रह सकता है। समय पल पल बीतता गया। जैसे जैसे तारों भरे आकाश का परिष्करण जारी रहा, अंतिम चरण प्रत्येक मिनट के साथ उत्तरोत्तर अधिक कठिन होते गए। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति हजारों डिग्री के तापमान वाली भट्टी में हो, जहां दर्द चरम सीमा पर पहुंच गया हो। यहां तक कि झाओ किंगली ने भी अपने लाल होंठों को बेताबी से काट लिया, उसके गोरे माथे पर पसीना आ रहा था। लिन युशु की बात करें तो उसने अपने संयम को बनाए रखने की कोशिश बहुत पहले ही छोड़ दी थी। उसका चेचक के धब्बों से भरा बड़ा चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया था। एक और घंटा बीत गया। अंततः वांग जियांग और सहन नहीं कर सका और परिष्करण से पीछे हट गया। इस समय एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल में केवल 2 लोग ही बचे थे, झाओ किंगली और जियांग ये। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल की तरफ भी 10 से कम लोग बचे थे। समय बीतता रहा। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के अंतिम कुछ छात्र भी एक एक करके चले गए। तारामंडल के प्रकाश को परिष्कृत करने का 10वां घंटा। शोधन पूल में केवल 3 लोग ही बचे थे।